हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कंपटीशन में लगे होंगे, तैयारी में लगे होंगे। तो हमने कल क्या किया था? कल ड्रेन ऑफ वेल्थ किया था और ये जाना था कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे इंडिया में डेवलप हुआ। आज हम ले रहे हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ले रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन आता ही आता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। द कंपनी नीडेड इंडियन रेवेन्यूज to pay for its purchase of Indian handcrafts and other goods for export, meet the cost of the conquest of the whole of the India and the consolidation of the British rule। सभी को पता है कंपनी को क्या चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था। उसके लिए उसने तमाम तरह के एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, ठीक है, और एक तरह से पूरा मतलब पूरे देश में क्या कर रहे हैं, वो हर चीज़ को जोड़ रहे हैं। लैंड को जो मतलब जो इधर उधर छोटे छोटे लैंड्स हैं उनका कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट हो ताकि वो अच्छे से ब्रिटिश रूल मतलब एक तरह से उनकी जो स्किल्स है, देखिए उनका जो दिमाग है वो एक तरह से पूरा का पूरा यहाँ लग चुका है इंडिया में। उनको मज़ा आ रहा है कि यहाँ पे हम राज्य कर सकते हैं। आगे जानिए। Pay for the employment of thousands of Englishmen in superior administrative and military positions at salaries that were fabulous by contemporary standards, and to meet the cost of economic and administrative charges needed to enable the colonialism। कॉलोनियल रूल आप जान रहे हैं ना कि कॉलोनी बना बना के रह रहे हैं, ठीक है, वहीं से ये आ रहा है। टू फुली पेनिट्रेट इंडियन विलेजेस एंड फार फ्लंग एरियाज, यानी दूर दराज एरियाज़ को भी अपने नियंत्रण में लेकर के वहाँ का थोड़ा सा विकास करके ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको दूर करके वो अच्छे से राज्य कर सकें। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। दिस मीन्ट अ स्टीप राइज इन द बर्डन ऑफ टैक्सेशन ऑन द, यानी जो इंडियन पीजेंट है, जो भारतीय किसान, उसके ऊपर क्या है, टैक्स खूब सारा डाला जा रहा है। एक तरह से उस पर सारा भार दे दिया जा रहा है कि भैया तुम ही सब वहन करो, हम तो राज कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट नियरली ऑल द मेजर चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल सिस्टम टिल 1813 वर गियर टुवर्ड्स द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यूज़, यानी कि सारा का सारा तंत्र इस प्रकार डेवलप किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम जो वो डेवलप कर रहे थे या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप कर रहे थे, इस तरह से डेवलप कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रेवेन्यू क्रिएट हो सके, ठीक है। The main burden of providing money for the trade and profits of the company, the cost of administration, and the wars of British expansion in India had to be borne by the Indian peasant or ryot। ठीक है, रयतवारी था ना, वही चीज़ बता रहे हैं। इनफैक्ट द ब्रिटिश कुड नॉट हैव conquered such a vast country as India if they had not taxed the peasant heavily। इसमें बता रहे हैं अगर जिस तरह से वो टैक्सेस ना लगाते हैं पीजेंट्स पे तो वो एक तरह से पूरी तरीके से राज्य कर भी नहीं पाते हैं इंडिया पे। तो उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई ताकि वो अच्छे से राज्य कर सकें। द इंडियन स्टेट हैड सिंस टाइम memorial taken a part of agriculture produce as land revenue. It had done so either directly through its servants or indirectly through intermediaries, ठीक है। इंडियन ये जो बीच के लोग होते हैं बेसिकली, जो इंटरमीडिएट हैं, ठीक है, वो लोग की बात हो रही है। सच एज जमींदार्स, ठीक है, रेवेन्यू फार्मर्स हु कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द कल्टिवेटर एंड कैप्ट अ पार्ट ऑफ इट्स एज देयर कमीशन। कुछ वो कमीशन भी रख लेते थे जो बीच के लोग होते थे, ठीक है। बेचारा जो पीजेंट है वो खेत में काम कर रहा है, ठीक है, उसके बीच के लोग हैं, फिर वो ऊपर तक पहुंचाते थे सारा रेवेन्यू वगैरह जो भी कलेक्ट होता था, ठीक है। यही बता रहे हैं दीज इंटरमीडियरीज वर प्राइमरली कलेक्टर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू, यही कलेक्टर्स थे लैंड रेवेन्यू के, ठीक है। ऑल्दो दे डिड समटाइम्स ओन सम लैंड इन द एरिया फ्रॉम विच दे कलेक्टेड रेवेन्यू, कुछ एरिया में वो उन्होंने कब्जा भी कर रखा था, उससे वो लैंड रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा था और वो कलेक्शन में जाते ही थे और उनका इस प्रकार शोषण होता था। किनका? पीजेंट्स लोगों का शोषण होता था। अब देखिए परमानेंट सेटलमेंट देखिए कब हुआ। We have seen that in 1765 the East India Company acquired the Diwani और कंट्रोल ओवर द रेवेन्यूज़ ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो 1765 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है किसके लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स हैं
यानी कि जो लैंड रेवेन्यू जो वहाँ से जनरेट होगा वो किनके पास चला जा रहा है, ब्रिटिशर्स के पास चला जा रहा है। ठीक है। Initially, it made an attempt to continue the old system of revenue collection, though it increased the amount to be collected from rupees 14 लाख कह सकते हैं एक तरह से 14,290 एंड 000। अब काउंट कर लीजिए, इन 1722 पे इतना कलेक्शन हो रहा है और फिर 1764 में 18,180 और 000 इतना 1764 में हो रहा है, और 1771 में कितना हो रहा है 23,400 और 30 और डाल दीजिए इन 1771। ये मैं देखिए इसे ये अमाउंट मायने नहीं रखता है, ये आप जान लीजिए कि इससे ये पता चल रहा है कि उनका लैंड रेवेन्यू निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है। कभी भी ये जो डाटा है ये नहीं पूछता है। ठीक है, क्योंकि ये इतना रेलेवेंट नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि उनका धीरे धीरे वो अपने पैर पसार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सारा देश में कंट्रोल ले रहे हैं, जगह जगह उनकी पॉलिसीज़ रन कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि उनके फेवर में हैं लेकिन इंडिया के फेवर में नहीं है। इन 1773 इट डिसाइडेड टू मैनेज द लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली। अब इन्होंने 1773 में देखिए रेगुलेटिंग एक्ट भी आ रहा है ना, इन्होंने क्या कोशिश की कि डायरेक्टली मैनेज करेंगे लैंड रेवेन्यू को। ठीक है। वेरन हैस्टिंग ऑक्शन द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू और टू द हाईएस्ट बिडर्स, यानी कि इसने क्या किया, ऑक्शन करवाया ताकि जो जो लोग आ सकें और अपने हिसाब से वो उनको दे सके, ये खेत इनके लिए है, ये एरिया इनको दे दिया जाएगा, इस टाइप से हुआ। ठीक है। बट हिज एक्सपेरिमेंट डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाया। तो द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज पुश्ड हाई बाय द जमींदार्स एंड अदर स्पेकुलेटर्स बिडिंग अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर देखिए क्या हो रहा है, इट वॉज द बता रहे हैं कि क्या हुआ ना, द एक्चुअल कलेक्शन वेरीड फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड सेल्डम केम अप टू ऑफिशियल एक्सपेक्टेशन। दिस इंट्रोड्यूस इंस्टेबिलिटी इन द कंपनीज रेवेन्यूज एट द टाइम व्हेन द कंपनी वॉज हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी। यानी उनका मुख्य उद्देश्य ही हो रहा था कि उगा ही कर सकें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका शोषण करें फार्मर्स लोगों का। और इससे क्या हो रहा था, कभी कभी कुछ चीज़ें कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, तो उनको लग रहा था कि एक तरह से असंतुलन पैदा हो रहा है रेवेन्यू के जनरेशन में। तो मोर ओवर नेदर द रियात और नॉट द जमींदार वुड डू एनीथिंग टू इम्प्रूव कल्टिवेशन व्हेन दे डिड नॉट नो व्हाट द नेक्स्ट ईयर्स असेसमेंट वुड बी और हु द नेक्स्ट ईयर्स रेवेन्यू कलेक्टर वुड बी। यानी यहाँ ये निश्चित भी नहीं था कि नेक्स्ट ईयर कौन रेवेन्यू कलेक्टर बनेगा और नेक्स्ट ईयर कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रहे थे। इट वॉज एट दिस स्टेज दैट द आइडिया फर्स्ट इमर्ज ऑफ मिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू एज परमानेंट एट अ परमानेंट अमाउंट। यानी कि उन्होंने एक तरह से कोशिश ये की कि ऐसा कर देते हैं कि एक परमानेंट अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि इतना तो आपको देना ही है, तो वही परमानेंट सेटलमेंट कहलाया। फाइनली आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन एंड डिबेट द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल एंड बिहार इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इट हैज़ टू स्पेशल फीचर्स। फर्स्ट, द जमींदार्स एंड रेवेन्यू कलेक्टर्स वर कन्वर्टेड इनटू सो मैनी लैंडलॉर्ड्स। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैंडलॉर्ड्स बहुत सारे बना दिए गए अब। ठीक है, दे वर नॉट ओनली टू एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द रियात बट ऑल्सो टू बिकम द ओनर्स। इस समय वो ओनर भी बन जा रहे हैं और लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हैं ऑफ द इंटायर लैंड इन देयर जमींदारीज। द राइट ऑफ ओनरशिप वॉज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल। यानी एक तरह से हेरिडिटरी भी बनाया गया और ट्रांसफरेबल होता रहे, मतलब जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द कल्टिवेटर वर रिड्यूस टू द लो स्टेटस ऑफ मेयर टेनेंट्स एंड वर डिप्राइव्ड ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग राइट्स टू द सॉइल एंड अदर कस्टमरी राइट्स। यानी कि जो फार्मर्स थे, जो रॉयल्स थे, उनको एक तरह से वंचित हर तरह से कर दिया गया और उनको एक तरह से मतलब उनका स्टेटस बहुत लो कर दिया गया। फाइन देखिए इसके आगे देखिए, द यूज़ ऑफ द पैस्चर एंड फॉरेस्ट लैंड्स, इरीगेशन कैनाल्स, फिशरीज एंड homestead plots and protection against enhancement of rent were some of the rights which were sacrificed। इस तरह से उनके सारे राइट्स ले लिए गए, सारे मतलब फिशरीज का, इरीगेशन, ये जो उनके पास थे। इनफैक्ट द टेरिटरी ऑफ बंगाल एंड बिहार वॉज लेफ्ट इंटायरली एट द मर्सी ऑफ द जमींदार। यानी जमींदार की दया पे ही सारे वो निर्भर कर रहे थे। अगर उनको दया आ जाती थी तो उनको कुछ मिल जाता था, वरना वो भी नहीं मिलता था। This was done so that the zamindars might be able to pay in time the exorbitant
लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी, यानी कि इस तरह ये क्यों किया गया, ताकि लैंड रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, टाइमली कंपनी को पे किया जा सके वो सारा चीज़, और उनकी सारी डिमांड्स पूरी की जा सके कंपनी की, ठीक है। सेकंड, द जमींदार्स वर टू गिव 10/11 of the rental they derived from the peasantry to the state, keeping only 1/11 for themselves। यानी 10/11 पार्ट कहाँ जा रहा है, उनको जा रहा है, मतलब ऊपर कंपनी को, और 1/11वां हिस्सा क्या हो रहा है, खुद के लिए रख ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। द इनिशियल फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज मेड आर्बिट्रेरली, यानी आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी तरीके से होना, एंड विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द जमींदार। द अटेम्प्ट ऑफ द ऑफिशियल्स वॉज टू सिक्योर द मैक्सिमम अमाउंट, सबको यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हड़प लें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ कर लें। एज ए रिजल्ट द रेट्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड वेरी हाई, बहुत फिक्स्ड कर दिए गए थे, क्या बहुत ऊँचा, मतलब एक तरह से लैंड रेवेन्यू फिक्स किया गया यहाँ पे। Between 1765 से 66 and 1793 द लैंड रेवेन्यू डिमांड नियरली डबल्ड, ये इसको डबल कर दिया गया, ठीक है। जॉन शॉरे एक मैन है यहाँ पे, who planned the permanent settlement and later succeeded Cornwallis as Governor General, calculated that if the gross produce of Bengal be taken as 100, the government claimed 45 jamindars and other intermediaries between them received 15 and only 40 remained with the actual cultivators। यानी 45 तो देखिए कहाँ चला जा रहा है, गवर्नमेंट क्लेम कर ले रही है। अगर 100 पूरा क्रिएट हो रहा है तो इस तरह से ये असेसमेंट किया गया, तो 45 तो गवर्नमेंट ले रही है, और जमींदार और जो जितने बिचौली हैं वो कितना ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, और 40 ही इनके पास रह जा रहा है, कल्टीवेटर के पास रह जा रहा है, जो कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड को, उसकी बात हो रही। One result of this high and impossible land revenue demand was that nearly half the जमींदारी lands were put for sale between the 1794 से लेकर के 1807 तक। यानी इतना जब एक तरह से शोषण होने लगा तो क्या हुआ, मतलब इतनी डिमांड उन्होंने बढ़ा दी थी, तो क्या हुआ कि हाफ जो मतलब आधे से ज़्यादा जो जमींदारी लैंड था उसको बेचना पड़ रहा था। ये समय क्या है, 1794 से लेकर के 1807। It was generally admitted by officials and non-officials alike that before 1793, the zamindars of Bengal and Bihar did not enjoy proprietary rights over the most of the land। देखिए 1793 से पहले क्या हो रहा है कि जो जमींदार के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन अब इनको दे दिए गए। द क्वेश्चन देन अराइजेस, व्हाई डिड द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज देम एज सच? वन एक्सप्लेनेशन इज दैट दिस वाज इन पार्ट द रिजल्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी उनके दिमाग में रही होगी। इन इंग्लैंड द सेंट्रल फिगर in agriculture at the time was the landlord, and the British officials made the mistakes of thinking that the zamindar was his Indian counterpart. It is however to be noted that in one crucial respect the British official clearly differentiated between the position of the two। देखिए वहाँ पे ब्रिटेन में क्या हो रहा है, वहाँ पे ये सारे सिस्टम्स चल रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे भी उसको लागू किया, ठीक है, इस तरह से उनका सारा चीज़ें हो रही थी। अब देखिए इसमें एक आ रहा है रियोतवारी सेटलमेंट, देखिए क्या है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन साउथ एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया। अब तो आप ये जान लीजिए रियोतवारी सिस्टम कहाँ पे हो रहा है, साउथ में और साउथ वेस्टर्न इंडिया में हो रहा है। ब्रॉट न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट, एक तरह से न्यू प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे, न्यू सिस्टम आएगा तो न्यू प्रॉब्लम्स भी। द ऑफिशियल बिलीव डैट इन दीज रीजन देर वर नो जमींदार्स विद लार्ज स्टेट्स विद whom settlement of land revenue could be made, and that the introduction of the zamindari system would upset the existing state of the affairs। Many Madras officials led by Reed and Munro, नाम सुनना होगा आपने रीड और मुनरो का, recommended that the settlement should therefore be made directly with the actual cultivators। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा कह रहे हैं कि सेटलमेंट बनाया जाए ताकि एक्चुअल जो कल्टीवेटर है उसके साथ संबंध बनाया जा सके, मतलब डायरेक्टली वो चीज़ हो सके। They pointed out that अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द कंपनी वॉज अ फाइनेंशियल लॉसर। देखिए परमानेंट सेटलमेंट में क्या हो रहा था, कंपनी को लॉस हो रहा था, तो एज इट हैड टू शेयर द रेवेन्यूज विद द जमींदार्स एंड कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ द ग्रोइंग इनकम फ्रॉम द लैंड। उनको शेयर करना पड़ रहा था जमींदार्स के साथ वो लैंड रेवेन्यू, इसलिए उनको घाटा हो रहा था एक तरह से, ठीक है। मोर एवर द कल्टिवेटर वॉज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द जमींदार। सबको पता है जो कल्टिवेटर था वो उसकी दया पे निर्भर था जमींदार की, ठीक है, हु कुड ऑपरेट हिम एट विल।
और उस तरह से उनका वो शोषण भी कर रहे थे। अंडर द सिस्टम दे प्रपोज विच इज़ नोन एज रोतवारी सिस्टम या रियोतवारी सेटलमेंट, द कल्टीवेटर वॉज टू बी रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ हिज प्लॉट ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसमें क्या किया गया, कल्टीवेटर को ओनर बना दिया गया था, ठीक है। The supporters of the Ryotwari system claimed that it was a continuation of the state of affairs that had existed in the past. मुनरो ने क्या कहा, it is a system which has always prevailed in India. मुनरो ने कहा कि ये ऐसा सिस्टम है जो पहले से इंडिया में चला आ रहा है। The Ryotwari settlement was in the end introduced in the parts of Madras और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज में भी इंट्रोड्यूस किया गया। In the beginning of the 19th century, the settlement under the Ryotwari system was not made permanent. इसको permanent नहीं बनाया गया. It was revised periodically after 20 to 30 years में उसको revision होता था उसका, when the land revenue demand was usually raised. बढ़ जाता था, सबको पता ही है land revenue तो बढ़ेगा. The Ryotwari settlement did not bring into existence क्या नहीं ला पाया, a system of peasant ownership. The peasants soon discovered that a large number of zamindars had been replaced by one giant zamindar. इनको समझ में आ गया, किसानों को क्या समझ में आ रहा है, तो पहले छोटे छोटे लैंड्स के ज़मींदार हुआ करते थे, अब क्या हो रहा है, एक बड़ा ज़मींदार बना दिया जा रहा है उन सारे लैंड्स का, ठीक है। द स्टेट एंड दे वर मेयर गवर्नमेंट टेनेंट्स हुज लैंड वॉज सोल्ड इफ़ दे फेल टू पंक्चुअली पे द लैंड रेवेन्यू। अब देखिए, समय पे अगर वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो उनके लैंड को ही सोल्ड करके किसी और को दे दिया जाता था। एक तरह से उनको एक टेनेंट की तरह रखा जाता था, किराएदार की तरह, कि उन बस काम कर रहे हैं खेतों में, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे जो फसल हो रही है उसको बेच कर सब उनको दे रहे हैं, और लैंड का तो रेवेन्यू दे ही दे रहे हैं, ठीक है। In fact, the government letter openly claimed that the land revenue was rent and not a tax. ठीक है, उसको रेंट माना, टैक्स नहीं माना. The rights of ownership of his land were also negated by 3 other factors. इनके राइट्स को भी नेगेट किया गया, यानी मना कर दिया गया. 3 फैक्टर्स बता रहे हैं, वो जान लीजिए. इन मोस्ट एरियाज द लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड वॉज एग्जॉर्बेंट, यानी बहुत ज़्यादा था, ठीक है. द रेवत वॉज हार्डली फेल्ड विद बेयर मेंटेनेंस इन द बेस्ट ऑफ द सीजन्स. फॉर इंस्टेंस इन मद्रास गवर्नमेंट क्लेम वॉज फिक्स्ड एज हाई एज 45 to 55% फिक्स कर दिया गया of the gross production in the settlement. This situation was nearly as bad in Bombay. बॉम्बे में भी यही हालात थे. The government retained the right to enhance land revenue at will, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वो लैंड रेवेन्यू बढ़ाते चले जा रहे थे, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो जा रहा था. तीसरा पॉइंट देखिए, द रियायत had to pay revenue even when his produce was partially or wholly destroyed by drought or flood, यानी सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो भी रियायत, यानी जो फार्मर है जो खेत पे काम कर रहा है उसको क्या किया करना पड़ता था, फिर भी क्या करना पड़ता था, रेवेन्यू पे करना पड़ता था. तो ये सारे सिस्टम चल रहे थे. अब देखिए इसे माहलवारी सिस्टम देखिए क्या है. अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन द गंगा वैली, ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. ये यहाँ पे क्या चल रहा है, माहलवारी सिस्टम चल रहा है. ये कौन सा एरिया है, देखिए पंजाब का एरिया है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस हैं, सेंट्रल इंडिया है और गंगा वैली है, ठीक है. तो इसी को कहा गया माहलवारी सिस्टम. द रेवेन्यू सेटलमेंट वाज टू बी मेड विलेज बाय विलेज, और स्टेट को ही स्टेट यहाँ पे ES वाला है ना, यानी कि जो ज़मीन होती है उसको बोलते हैं, उसी को यहाँ लोकल में क्या कहा, महल कहा जा रहा होगा. बाय स्टेट विद लैंडलॉर्ड्स और हेड्स ऑफ फैमिलीज हु कलेक्टिवली क्लेम टू बी द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस ऑफ द स्टेट. Fine, in the Punjab, modified Mahalwari system known as village system was introduced. In Mahalwari areas also the land revenue was periodically revised, यानी एक निश्चित समय में उसको रिवाइज किया जाता था, यानी बढ़ा ही दिया जाता रहा होगा लैंड रेवेन्यू को. Both the जमींदारी and रेवतवारी system departed fundamentally from the traditional land system of the country. The British created a new form of private property in land in such a way that the benefit of the innovation did not go to the cultivators. वो ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते थे कि जो कल्टीवेशन का जो बेनिफिट है वो कल्टीवेटर को कभी ना जाए, ये हमेशा ऊपर के लोगों को मिले जो रियल में खेती कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है. ऑल ओवर द कंट्री द लैंड वॉज नाउ मेड सेलेबल, उसको बेचा जा सकता था. मॉर्गेजेबल था, यानी मॉर्गेज पे रखा जा सकता था. एंड एलिनेबल, यानी ट्रांसफ़र भी किया जा सकता था. ये सब आप पढ़ेंगे अभी कभी. मॉर्गेज का मतलब समझिएगा, एक तरह से उसको रख करके उसके एवज में कई बार पैसा भी लोग लेते हैं, मॉर्गेज उस तरह से भी होता है. दिस वॉज डन प्राइमली टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू. ये सारा जो क्रिया करा
जो कार्यकलाप चल रहे थे वो केवल गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने के लिए। यहाँ गवर्नमेंट कौन बन चुकी है, ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स बन चुके हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर रहे हैं। इफ़ लैंड हैड नॉट बीन मेड ट्रांसफरेबल और सेलेबल, द गवर्नमेंट वुड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रेज रेवेन्यू फ्रॉम अ कल्टिवेटर हु हैड नो सेविंग्स और पोजीशंस और आउट ऑफ विच टू पे। यानी नए नए लोग को बेचते जा रहे थे। मान लीजिए कोई किसी को दिया, वो उतना लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी खेती छीन करके, उनसे लैंड छीन के किसी और को देते थे कि इतना तुम्हें देना है, तुम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, उस हिसाब से लैंड ट्रांसफ़र भी हो रहे थे, ठीक है। तो रियल जो ओनर थे उनसे लैंड छीने जा रहे थे, ये सारी चीज़ चल रही थी, ठीक है। द ब्रिटिश बाय मेकिंग लैंड अ कमोडिटी विच कुड बी फ्रीली बॉट एंड सोल्ड इंट्रोड्यूस अ फंडामेंटल चेंज इन द एग्जिस्टिंग लैंड सिस्टम ऑफ द कंट्री। यानी एक तरह से उन्होंने उसको कमोडिटी बना दिया, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। कंट्री में ये सारे सिस्टम्स चल रहे हैं। द स्टेबिलिटी एंड द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द इंडियन विलेजेस वर शेकन। पूरी तरीके से सिस्टम, विलेज सिस्टम हिल गया था, क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज़ निरंतर बढ़ा रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल सोसाइटी बिगैन टू ब्रेकअप। यानी कि पूरा जो रूरल सेटअप था वो पूरा ध्वस्त हो रहा था एक तरह से। तो यही था पूरा एक चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। कल हम थोड़ा सा शुरू करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने जान लिया है, ठीक है। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थोड़ा सा जानते हैं क्या है कि इससे बैकड्रॉप थोड़ा जान लेने से आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जब आप एक कहानी के फॉर्म में इसको समझ लेते हैं तो पढ़ाई ईजी हो जाती है। वो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज, ठीक है, ठीक है, कहानियों के फॉर्म में ही होती है। इवेंट्स हो रहे हैं ना बहुत सारे, ये अब हो रहा है, फिर अभी नेक्स्ट स्टेप ये है, इस तरह से। तो हर सब्जेक्ट को एक पढ़ने का एक तरीका होता है, धीरे धीरे हम इसको भी जानेंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। किसी भी तरह का आपको कोई बर्डन, कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है तो आप मुझे निश्चित ही बताएं। ये चैनल खुला है आपके लिए ही, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, निरंतर कंटिन्यू जब आप स्टडी करेंगे उसका ही फल मिलता है, ठीक है। इकट्ठे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे निकालिए, दैट इज़ सफिशिएंट। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 4 आवर्स स्टडी कंटिन्यूस करेंगे, साल भर हो जाएगा। इसको कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है, बस यही इसका मूल मंत्र है पढ़ाई का, ठीक है। कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।